हेलो मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। तो भाई जैसे हमने इस चैप्टर का नाम सुना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सबसे पहले तो भाई अपने को अर्थव्यवस्था को समझना चाहिए। मेरे हिसाब से अर्थव्यवस्था को हम समझ लेंगे, हम अपने आप अर्थव्यवस्था के जो भी क्षेत्र है उसको आसानी से समझ पाएंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है? ठीक है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब है मुद्रा, पैसे, मनी। और व्यवस्था मतलब क्या होता है? कोई स्थापित कार्य प्रणाली। चलिए इस परिभाषा को मैं और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? समस्त आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें उपभोग हो सकता है, उत्पादन हो सकता है, वितरण हो सकता है, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। या फिर जो अर्थव्यवस्था है वो इस बात को दर्शाता है कि लोग अपनी आजीविका के लिए किस काम में लगे हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं। तो 3 परिभाषा मैंने अर्थव्यवस्था की दे दी है। ठीक है, अब देखिए कुछ बच्चों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि भैया ये आर्थिक क्रिया क्या होती है? आप बार बार आर्थिक क्रिया बोल रहे हैं। देखिए, आर्थिक क्रिया का मतलब है उस क्रिया से जिससे कि अपने को इनकम की प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति हो, है ना। आपके पिताजी भी भाई कुछ ना कुछ काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई खेती करता है, कोई सब्जी बेचता है, या फिर कोई उद्योग धंधे चला रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई अध्यापक है ना। सब किसी ना किसी रूप से अपनी आय अर्जित करने के लिए किसी ना किसी काम में लगे होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में भाई सवाल आता है कि यार अर्थव्यवस्था में बहुत सारे क्षेत्र है ना, बहुत सारे सेक्टर्स है इकोनॉमी में। अब कोई खेती कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई अध्यापक है ना, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई फेरी वाला है, कोई कबाड़ी वाला है। भाई इसको हम किस क्षेत्र में रखें? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ये लोग? ये भी हमारे मन में सवाल उठता है। तो ये जो चैप्टर है उसमें हम यही समझने वाले हैं कि जो काम करने वाले लोग हैं वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने इस चैप्टर के जो भी टॉपिक है उसको समझना स्टार्ट करें। सो बच्चों, ऐसा है कि हम अर्थव्यवस्था को ना 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब हम बारी बारी से इन तीनों क्षेत्रों की बात करते हैं, तीनों क्षेत्रों के बारे में जानते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसलिए हम प्राथमिक क्षेत्र इसको बोलते हैं। जैसे कि कृषि की हम बात कर लेते हैं, या फिर मत्स्य पालन की हम बात करें, या फिर हम दूध उत्पादन की बात करें, तो ये पूरी तरीके से प्राकृतिक पर निर्भर है। प्राथमिक क्षेत्र के जो काम होते हैं ना, वो पूरी तरीके से किस पर निर्भर होता है? प्राकृतिक पर निर्भर होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हमें कपास की खेती करनी है, तो कपास की खेती करने के लिए अपने को पूरी तरीके से मौसम पर निर्भर रहना पड़ेगा। अच्छी वर्षा चाहिए, है ना, सूर्य की रोशनी चाहिए अच्छी, है ना। हमें पूरी तरीके से जलवायु पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसमें हम आदमी, जो हम इंसान है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर वर्षा ज़्यादा हो गया तो फसल खराब हो जाएगा, या फिर वर्षा नहीं हुआ तो भी फसल खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कि डेयरी उत्पादन की हम बात करते हैं, जहाँ पे दूध का उत्पादन हो रहा है, तो दूध के उत्पादन के लिए आपको गाय चाहिए या भैंस, है ना। इसके अलावा उनको खिलाने के लिए चारे चाहिए, वो भी आपको प्रकृति से ही मिलेगा। अगर हम गाय और हम भैंस की बात करें, वो भी हमें प्रकृति ने ही दिया है। क्या हम मशीन के माध्यम से क्या हम बैल को मतलब गाय को या फिर भैंस को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो पूरी तरीके से इस क्षेत्र में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को आप समझ गए। अब हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? वस्तु का पुनः निर्माण करते हैं, दोबारा से निर्माण करते हैं। और इसको हम कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? द्वितीयक क्षेत्र बोलेंगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ कि हम रुई से धागा बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम गन्ने के रस से क्या कर रहे हैं? चीनी बना रहे हैं या फिर गुड़ बना रहे हैं। मशीनों के माध्यम से, कारखानों के माध्यम से इसमें होता है ये काम। हम मतलब जो चीनी मिल है उसमें गन्ने को लेके गए, क्योंकि गन्ना तो भाई एक तरीके से प्राथमिक क्षेत्र में उसका उत्पादन हुआ था। लेकिन अब हम गन्ने से अगर चीनी बनाते हैं, कारखाने में लेके जाके बना रहे, तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम या तो औद्योगिक क्षेत्र भी बोल देते हैं या फिर निर्माण क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन कहाँ पे होता है? उद्योगों में होता है। जो उद्योग धंधे होते हैं, जो फैक्ट्री है, वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता है, उसको दोबारा से बदला जाता है दूसरी वस्तु में। ठीक है, तो आप द्वितीय क्षेत्र को भी समझ के होंगे। अब हम तृतीय क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। भैया तृतीय क्षेत्र क्या है? तो तृतीय क्षेत्र
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन गतिविधि में सहायता करती है। इसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे कि बैंकिंग व्यवस्था की हम बात कर लें, अब मान लो कि मेरे को यार एक बिजनेस मतलब करना है, किसी चीज़ का बिजनेस स्टेबल करना है, तो मेरे को पैसे उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? बैंक से मिलेगा, है ना। इसमें अध्यापक की हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे अध्यापक है या फिर ट्रेनर होते हैं। आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वो अध्यापक देंगे आपको, है ना। कोई अध्यापक है, टीचर है, किसी सब्जेक्ट का। इसके अलावा हम परिवहन की बात कर लेते हैं। मान लो कि आपको ना कच्चा माल जो है वो फैक्ट्रियों तक पहुंचाना है, ठीक है, कच्चे माल को फैक्ट्रियों तक पहुंचाना है, तो आपको परिवहन की जरूरत होगी। तो ये परिवहन जो है, जो बैंकिंग है, जो ये अध्यापकों की जो सेवा है, ये सब सेवा क्षेत्र का एग्जाम्पल है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में ये सारे काम आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में समझाया है। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि रोशन भैया ये क्षेत्र अपने को समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं तीनों ही क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन क्या हुआ। जैसे अगर हम प्राचीन समय की अगर हम बात करें, प्राचीन समय में जैसे हम आदि मानव की बात करें, तो आदि मानवों ने जब खेती स्टार्ट किया था तो उस समय उनको व्यापार वगैरह करने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। वो बस उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे मतलब उनके अंदर कुछ परिवर्तन हुए और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब खेती का विकास हुआ तो उसके बाद उन्होंने, ज़्यादातर लोग खेती करते थे, 100% आबादी जो है खेती में लगा हुआ है या फिर शिकार कर रहे हैं, शिकार के माध्यम से अपना काम चला रहे हैं। तो प्राचीन काल में ज़्यादातर लोग जो थे, प्राचीन काल की मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो लोग थे वो क्या काम करते थे, कृषि काम करते थे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, मानव और ज़्यादा सभ्य हुए, उन्होंने मुद्रा का प्रचलन किया, व्यापार करना शुरू किया, तो उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे जब द्वितीय क्षेत्र का निर्माण हुआ तो उसके बाद लोगों को दूसरे लोगों की सेवा की जरूरत पड़ी, तो फिर तृतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, यानी कि सेवा क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे हम डाटा की बात करेंगे, कुछ डाटा देख लेते हैं कि भाई किस क्षेत्र का कितना योगदान था जीडीपी में और रोजगार में। जैसे कि मैं सपोर्ट मेटेरियल का डाटा यहाँ पे लूँगा, जैसे कि यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद जो कि जीडीपी होता है, मैं आगे आपको जीडीपी की परिभाषा भी देने वाला हूँ, जीडीपी होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पे पहले तो है 1971 से 72 का डाटा दे रखा है, उसके बाद 2011 और 12 का डाटा दे रखा है। जैसे कि अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो लगभग योगदान रहा सकल घरेलू उत्पाद में 1971 से 72 के बीच में वो 40% था, द्वितीय क्षेत्र का 25% था और तृतीय क्षेत्र का 35% था। अब हम आ जाते हैं 11-12 में, जीडीपी में इनका योगदान क्या रहा, तो प्राथमिक क्षेत्र का रहा 15%, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का कितना रहा 25% और तृतीय क्षेत्र बढ़ के कितना हो गया 60%, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम रोजगार के मामले में अगर विभिन्न क्षेत्रों की अगर हिस्सेदारी की हम बात करें तो रोजगार कौन से सेक्टर में, मतलब ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, अगर उसकी हम बात करें तो 1972-73 के 71-72 ही हम मान लेते हैं, वही डाटा दिया गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र में लगभग इस समय तक 74% लोग काम करते थे। कब तक? ये 1970-72-73 की हम बात कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्र में 11%, तृतीय क्षेत्र में कितने थे 15%। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम 11-12 का डाटा देखिए, तो रोजगार की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा था 49%, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में 24% और तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पे 27%, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप बताएं कि भाई किस क्षेत्र का महत्व ज़्यादा है, आपको बताना है, कमेंट में आप बताएं कि इंडिया में जो तीनों सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी में उनमें किसका महत्व ज़्यादा है, ठीक है। ये बात आपको, ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है। अब हम जीडीपी की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि भैया ये जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या बवाल है। देखिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना, इंग्लिश में बोले तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जीडीपी होता क्या है, तो जीडीपी क्या होता है, किसी विशेष वर्ष में हमारे देश के अंदर जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, एक वर्ष के दौरान जो भी एक देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो अंतिम मूल्य है, ठीक है, अंतिम बाजार मूल्य है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी का जो गणना किया जाता है वो किसी वस्तु के अंतिम मूल्य से ही किया जाता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि मान लो एक किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया और उत्पादन होने के बाद उसने क्या किया, गेहूं को एक
आटा मिल वाले को बेच दिया, ठीक है, जो कि आटा पीसने वगैरह काम करता है। तो उस मिल वाले को उसने क्या किया, अपने गेहूं को बेचा, ठीक है। अब गेहूं को उसने बेचा था मात्र 10 रुपये में, मान लो 1 किलो गेहूं 10 रुपये में बेच दिया। अब आटा मिल वाले ने क्या किया, मतलब जो मिल वाला है उसने क्या किया, गेहूं को आटे में बदला, उसको पीसा और आगे उसने बेच दिया बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को। 1 किलो आटा मान लो उसने 20 रुपये में बेचा। अब आगे आटा मिल वाले ने क्या किया, इस 1 किलो आटे को बेच दिया एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी को, ठीक है। तो बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया, उस 1 किलो आटे से 4 पैकेट बिस्कुट बनाया। एक पैकेट मान लो हम 10 रुपये ले लेते, चलो 10 रुपये का था, ठीक है, यानी कि 4 पैकेट की कीमत हो गई 40 रुपये, ठीक है। 40 रुपये में उसने आगे क्या किया, एक किराना दुकानदार को उसने बेच दिया वो चारों पैकेट, ठीक है। अब वो चारों पैकेट आगे किराना के दुकान, जो किराना दुकानदार है उसने क्या किया, आगे उन्हीं 4 पैकेट को जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि हम आम नागरिक है जो कि हम उसको खाएंगे बिस्कुट को, उसको बेच दिया। मान लो एक पैकेट उसने 15 रुपये में बेचा, यानी कि वो 4 पैकेट उसने 60 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यानी कि अब आगे तो उसका मूल्य वृद्धि होगा नहीं, अब उस बिस्कुट को तो भाई एक उपभोक्ता क्या करेगा, खा लेगा, वो खत्म हो गया उसकी कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम सारे जहाँ जहाँ इस मतलब आटे का मूल्य बढ़ा, हम सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, फिर जीडीपी का सही अनुमान नहीं लग पाएगा। यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, पहले तो भाई तो यहाँ पे अगर हम सभी मूल्य यानी कि बीच में जो 10 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में जो ये मध्यवर्ती मूल्य है, अगर सभी मूल्य को अगर हम काउंट करेंगे तो भाई जीडीपी का अनुमान जो है गलत होगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में 10 रुपये का ये जो गेहूँ था, आखिर में वो बिस्कुट बना तो 10 रुपये का जो गेहूँ था वही 60 रुपये का हो गया बिस्कुट, है ना। तो उसका जो अंतिम मूल्य होगा ना, सिर्फ हम अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, उसी को शामिल करेंगे। जीडीपी में किसी वस्तु के सिर्फ अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती मूल्यों को शामिल नहीं किया जाता। इससे क्या होगा, जीडीपी का अनुमान गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई जीडीपी के अनुमान के लिए सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जीडीपी भी समझ में आ गया, जीडीपी का अनुमान कैसे लगाते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वीडियो हो चुकी है थोड़ी लेंदी, क्योंकि मैं लगभग 10-12 मिनट की ही वीडियो बनाता हूं, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक समझाया समझ में आ गया है आप लोगों को, नहीं आया है भाई कमेंट में मेरे को बताओ कि रोशन भैया ये टॉपिक अपने को समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में एक बार आपको समझा दूँ, ठीक है, मतलब रिवाइज करा दूँ उस वीडियो में ही। अब आगे के जो पार्ट्स आएंगे, मतलब एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का, जिसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। बाकी भाई 10th क्लास की वीडियो में बहुत लंबे समय से नहीं बना रहा था, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ना, तभी मैं कोशिश करूँगा कि सारा पूरा सिलेबस आप लोगों का मैं करवाऊँ, ठीक है। तो भाई कमेंट डालो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो कि रोशन भैया अगली वीडियो जल्दी लाए, अगली वीडियो जल्दी लाए। जब ये कमेंट मैं देखूंगा तो ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।